स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी जो इजराइल के अंदर वॉर चल रही है उसको काफी हद तक कंपेयर किया जा रहा है योम किपुर वॉर से। 50 साल पहले 1973 में ये वॉर हुआ था, उससे ये कंपैरिजन हो रहा है। और मैं आपको बता दूं 1973 का ये जो वॉर था उसने मिडिल ईस्ट के अंदर जो पूरा इतिहास है उसको बदल कर रख दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आखिर ये योम किपुर वॉर है क्या, इसका मतलब क्या होता है, क्या उस समय एग्रीमेंट हुआ था। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा जो बैच है जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको सब कुछ प्रीलिम से लेकर इंटरव्यूज तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। अलग अलग वैलिडिटी के साथ आप चाहे ले सकते हैं। वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव है और अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए सैटरडे को, परसों की बात है 7 अक्टूबर को, अचानक से आपने देखा होगा कि हमास की तरफ से जो गाजा स्ट्रिप है वहां से काफी सारा हमला किया गया इजराइल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इजराइल के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वो जो हमला था उसको कंपेयर किया जा रहा है योम किपुर वॉर से, जो कि 50 साल पहले हुआ था। और जैसा मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो इक्वेशंस थे, कौन सा देश किसके साथ है, क्या होगा आगे फ्यूचर में, वो सारी चीजें काफी हद तक ये जो 1973 वाला वॉर था उससे तय हो गया था। चलो इसको आगे मैं आपको बताऊं योम किपुर वॉर था क्या, लेकिन उसके पहले ये जो शब्द है योम किपुर, इसका मतलब क्या होता है। देखो ये होलिएस्ट डे है जुडाइज्म में, मतलब इजराइल के अंदर जो लोग रहते हैं, जो जुडाइज्म जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे है, होलिएस्ट डे माना जाता है। ये यूजुअली क्या होता है सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। और जो ट्रेडिशनल जूइश हैं वो बेसिकली पूरा दिन इसमें फास्ट करते हैं और एक प्रकार से आप समझिए कि प्रेयर करते हैं, मतलब कि जो उनके पिछले कर्म रहे हैं उनसे वो माफी मांगते हैं, कन्फेशन करते हैं एक तरह से। तो ये इस तरह का त्यौहार होता है और सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि जो करंट वायलेंस है इसको 1973 के वॉर से कैसे कंपेयर किया जा रहा है, और आगे मैं आपको बताऊंगा योम किपुर वॉर क्या था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पहला कारण यह है कंपेयर करने का कि 1973 में भी यहां पर वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक बताया गया था इजराइल के दुश्मनों के द्वारा। क्योंकि आपने देखा होगा कि सैटरडे को जो भी कुछ हुआ है इसमें गाजा पट्टी से, गाजा के अंदर ये जो गाजा पट्टी है, यहां पर जो हमास जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसने कई सारे हमले, ये आप देख सकते हो लगातार जो रॉकेट्स हैं उसको फायर किया है। टेल अवीव हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है इजराइल के अंदर, और आसपास के कई सारे रीजन्स में लगातार इनके द्वारा अटैक किया गया। और सिर्फ यही नहीं, चिंता की बात यह आई कि यहां से गाजा पट्टी से बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो इजराइल के सदर्न पार्ट के बहुत सारे हिस्से में आ गए। लगभग आप समझिए ये बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक ही आ गए थे और यहां पर आकर उन्होंने कई सारे लोगों को अगवा किया, किडनैप किया और उसको वापस से गाजा पट्टी के अंदर ले गए। तो ये सारी जो चीजें हुई हैं बेसिकली वो एक तरह से डेडलीस्ट अटैक बताया जा रहा है 1973 के बाद। तो इसी की वजह से इसको यहां पर कंपेयर किया जा रहा है, ये पहला कारण है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो आंकड़ा है इजराइलीज का, मतलब इजराइलीज की जो मृत्यु हुई है वो 600 भी पार हो चुका है अभी तक जो बताया जा रहा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में यह आंकड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि जो लोग चोटिल हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 2000 के आसपास बताया जा रहा है। तो हो सकता है जो मृत्यु की संख्या है वो और तेजी से आगे बढ़ जाए। वैसे मैं आपको बता दूं 1973 के जो वॉर में लगभग 2500 से ज्यादा जो इजरायली सोल्जर्स हैं उनकी मृत्यु हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो जो हुआ था 1973 में और ये जो हुआ है इसी की वजह से इसको कंपेयर हो रहा है। दूसरा सिमिलैरिटी का कारण मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या था कि 1973 में भी जब अटैक किया गया था इजराइल के ऊपर, उस समय भी इजराइल प्रिपेयर्ड नहीं था। इजराइल ने सोचा नहीं था कि अचानक से इतना बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर आ जाएगा। और ये वाला भी जो अटैक हुआ है आपका, इसमें भी आपने देखा कि इजराइल प्रिपेयर नहीं था और अचानक से बहुत ज्यादा मिसाइल्स दागी गई हैं। एक्चुअली क्या है, योम किपुर मैंने आपको बताया
ये सबसे होलीएस्ट इंपॉर्टेंट डे है इजराइल के अंदर। और इसी की वजह से क्या था कि बहुत सारे जो आर्मी जवान हैं इजराइल के अंदर वो छुट्टी पर चले गए थे, तो यहां पर मोबिलाइजेशन करना मुश्किल हो गया था। अचानक से वॉर का अनाउंसमेंट हुआ और उनको वापस से ड्यूटी पर जाना पड़ा, तो इसकी वजह से इजराइल को काफी लंबा समय लगा प्रिपेयर होने में। और जिसकी वजह से यहां पर जिन लोगों ने अटैक किया था, मैं आपको आगे बताऊंगा, बेसिकली इजिप्ट और सीरिया, इन्होंने एक तरह से अटैक किया था, तो उनके खिलाफ लड़ने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। और यहां पर भी क्या है कि परसों जो अटैक हुआ है वो भी एक इंपॉर्टेंट डे था। यहां पर मैं आपको बता दूं, सिमचात तोहरा, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है इजराइल के अंदर, फेस्टिवल है, तो इसी की वजह से कंपेयर किया जा रहा है कि 1973 में भी एक इंपॉर्टेंट डे के ऊपर अटैक किया गया और यहां पर भी जो इंपॉर्टेंट डे था और लगभग 50 साल के बाद अटैक किया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि यौम किपुर वॉर था क्या और इसमें क्या हुआ। देखो, इसको अक्टूबर वॉर भी कहा जाता है, रमजान वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि रमजान का महीना उस समय चल रहा था। तो बेसिकली क्या है कि यह वॉर हुआ था 6 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में 1973 में। और एक तरफ था इजराइल और दूसरी तरफ था इजिप्ट और सीरिया, यह आपको ध्यान रखना है। यौम किपुर वॉर में एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ इजिप्ट और सीरिया ने अटैक किया था। अब इसको 4th अरब इजरायली वॉर भी बोला जाता है। इसका कारण यह है क्योंकि इसके पहले अगर आप देखोगे तो 1949 में, 1956 में और 1967 में, मतलब ठीक 6 साल पहले, 1973 की हम बात कर रहे हैं ना यौम किपुर की, उसके ठीक 6 साल पहले ही यहां पर बहुत बड़ा वॉर हुआ था। अगेन मैं आपको बताता हूं कि 6 डे वॉर उसको कहते हैं, 6 दिन तक ये वॉर चला था 1967 में। और उसमें क्या था कि इजराइल ने काफी सारा जो हिस्सा है वो अपने अंडर में ले लिया था। जैसे इजिप्ट का ये वाला जो हिस्सा आपको पता है, इसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है वो भी यहां पर ले लिया था। और 1967 के पहले आप देखोगे तो पैलेस्टीन का काफी बड़ा पार्ट हुआ करता था, ये आप मैप में देख सकते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज के डेट में आप देखिए तो पैलेस्टीन का बहुत छोटा हिस्सा बचा है। ये कुछ आपको टापू जैसे ये देखने को मिल रहे होंगे यहां पर, यही आपका कुछ एनक्लेव जैसे बने हुए हैं और यही एक तरह से यहां पर पैलेस्टीन का कुछ हिस्सा है और ये गाजा पट्टी आपको देखने को मिलेगा। तो 1967 के बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई थी और 1967 का जो वॉर था ना, वो एक तरह से ये सिद्ध कर दिया था कि इजराइल को कोई नहीं हरा सकता। मतलब ये एक तरह से हर तरफ से धारणा आ गई थी, इजराइल को हराना नामुमकिन है, इस तरह से। लेकिन ठीक 6 साल के बाद, 1967 के ठीक 6 साल के बाद आप देखोगे 1973 में ये जो अटैक हुआ ना, यौम किपुर वॉर, उसने एक तरह से इजराइल को हिला कर रख दिया। मतलब जैसा मैंने आपको बोला, इजराइल प्रिपेयर नहीं था, इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसी की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इसको बताया जाता है। अब क्योंकि उस समय इजराइल के जो सोल्जर्स हैं छुट्टी पर गए हुए थे, उनको मोबिलाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसकी वजह से जो इजराइल के एनिमी थे सीरिया और इजिप्ट, इन्होंने काफ़ी सारा गेन प्राप्त कर लिया। मतलब कि कई सारी चीज़ें जो उन्होंने लूज की थी, लैंड, उसको कैप्चर करना स्टार्ट किया वापस से। मतलब काफ़ी कुछ बेसिकली आप कह सकते हैं कि सीरिया और इजिप्ट को यहाँ पर हासिल हुआ। लेकिन जब इजराइल अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कुछ ही दिनों के अंदर, तब यहाँ पर इजराइल ने वापस से सीरिया और इजिप्ट को वापस से पीछे धकेल दिया और एक तरह से काउंटर स्ट्राइक यहां पर लॉन्च किया। और उसी समय देखने को मिला कि यूएस ने पूरी तरह से इजराइल का साथ दिया और दूसरी तरफ जो रशिया था, सोवियत यूनियन था, उन्होंने इजिप्ट और सीरिया को यहां पर सपोर्ट किया, क्योंकि यूएस और सोवियत को भी आपको पता ही है वो अपोजिट चलता रहता है पूरा। तो कहीं ना कहीं जब यूएस और सोवियत यूनियन सपोर्ट करने लग गए अलग अलग फैक्शंस को, तो उस समय जो ये जो वॉर है ना, वो और ज्यादा डेंजरस हो गया था। खैर, ये जो वॉर स्टार्ट हुआ 6 अक्टूबर को, उसको आगे चलकर यूनाइटेड नेशंस में इसको थोड़ा सा कम कराने की कोशिश की गई। पहला जो सीज फायर है वो 22 अक्टूबर को कराने की कोशिश हुई, लेकिन वो फेल हो गया। फिर जो दूसरा वाला सीज फायर है वो फाइनली 25 अक्टूबर को हुआ और यहां पर युद्ध को विराम दिया गया। तो यही था बेसिकली यौम किपुर वॉर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर जानने की जरूरत है कि ये इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है। देखो, मायने इसलिए रखता है कि इजराइल ने यहां पर भले ही यहां पर यह वॉर जीत लिया हो, यौम किपुर वॉर इजराइल ने भले जीत लिया था, लेकिन जो मैंने आपको बताया था ना 1967 में जो एक धारणा बन गई थी कि इजराइल को तो कभी हरा ही नहीं जा सकता, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, वो चीजें अब बदल गई थी। क्योंकि यौम किपुर वॉर में मैंने आपको बोला इजिप्ट और सीरिया ने काफी सारा नुकसान इजराइल को पहुंचाया था। तो यह बात अब एक तरह से चेंज होने लग गई और कहा गया कि नहीं, भले ही इजराइल को आप ना हरा पाओ, लेकिन इजराइल को आप बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हो। देखो, एक
मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं, ठीक है, आप इससे समझ पाओगे। जैसे कि मान लो अगर मैं क्रिकेट मैच की बात करूं, वर्ल्ड कप इस समय चल रहा है, जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं कि भारत है एक तरफ और दूसरी तरफ बहुत कोई कमजोर टीम है, आयरलैंड कह लीजिए, अफगानिस्तान, कोई एक कमजोर टीम है यहां पर, और वर्ल्ड कप के मैच में मान लो फाइनल हो रहा है या सेमीफाइनल हो रहा है, उस समय अगर भारत को जीत मिलती है लेकिन मुश्किल से 1 रन की जीत मिल पाती है, लास्ट बॉल तक ये मैच जाता है, तो भले ही यहां पर भारत जीत ले, लेकिन एक तरह से जो सम्मान जो है वो कमजोर टीम को मिलेगा, क्योंकि कमजोर टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट वो जीतने वाले थे। तो कुछ वैसा ही है ये यहां पर भी, भले ही ये वॉर इजराइल ने जीत लिया लेकिन इजराइल को इससे बहुत नुकसान हुआ था, और जो एक इमेज थी ना इनविंसिबिलिटी की, वो कहीं ना कहीं से टूट गई कि नहीं, यहां पर इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और आप देखिए इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी थी इसको लेकर कि इजराइल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और इसीलिए 6 महीने के बाद, इस वॉर के 6 महीने के बाद, इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर हैं गोल्डा मीर, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनके कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया। और इनफैक्ट कई सारे जो एनालिस्ट हैं उनका भी काफी हद तक ये मानना है कि इजिप्ट की जो स्ट्रैटेजी थी वो ये नहीं थी कि वो इजराइल को हरा दे, लेकिन हाँ उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि वो इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, और वो उसको करने में कामयाब हो गया था। अब जब ये सीज फायर हुआ तो मैं आपको बताता हूं, आगे चलकर 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड, आपको पता ही होगा, कई बार आपने सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अकॉर्ड है। कैंप डेविड अकॉर्ड बेसिकली ये यूएस के अंदर है, कैंप डेविड, और यहां पर यूएस ने मीडिएटर के तौर पर यहां पर एक एग्रीमेंट कराया, अकॉर्ड कराया, जिसमें इजिप्ट और इजराइल शामिल थे। अब मैंने आपको बताया था, याद होगा ना, ये इजिप्ट आप देख रहे हो, यहां पर ये इजराइल है, और ये है आपका सिनाई पेनिनसुला। 1967 के वॉर में क्या हुआ था, इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला को अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। लेकिन 1973 के वॉर में क्या हुआ, यहां पर इजिप्ट ने बहुत नुकसान पहुंचाया था इजराइल को, तो कहीं ना कहीं यहां पर नेगोशिएशन टेबल पर इजिप्ट को एक तरह से एडवांटेज मिल गया कि इजिप्ट भी इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है, और इसी की वजह से फाइनली 1978 का जो कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, उसमें इजराइल ने ये वाला जो लैंड है सिनाई पेनिनसुला, वो वापस इजिप्ट को दे दिया। तो आज के डेट में ये जो सिनाई पेनिनसुला आप देखते हो, ये इजिप्ट का ही हिस्सा है, लेकिन एक समय था जब इजराइल ने ये अपने अंडर में ले लिया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सीरिया की, क्योंकि क्या हुआ था यहां पर, अगर आप देखोगे ऊपर, अगेन मैं आपको मैप में दिखाता हूं, इजराइल का जो नदन साइड है जहां पर लेबनान है और यहां पर सीरिया है, ये गोलन हाइट्स आप देख रहे हो ना, गोलन हाइट्स बेसिकली इजराइल के अंडर में आ गया था। मतलब कि सीरिया को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, सीरिया को तो बहुत नुकसान हुआ इससे। ये एक फर्टाइल लैंड है बेसिकली गोलन हाइट, और ये इजराइल के अंडर में आ गया, इजराइल ने कैप्चर कर रखा है, और आज भी ये इजराइल के अंडर है। तो सीरिया को तो उससे नुकसान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो इजिप्ट है वो एक तरह से न्यूट्रल प्लेयर बन गया। मतलब अब इजिप्ट अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वो इजराइल के साथ फाइट करता है, यहां पर इजराइल और इजिप्ट के ठीक ठाक संबंध है, मैं कहूंगा, ठीक है। तो यही था आपका यौम किपुर वॉर, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, और आज की जो परिस्थिति है उसको आप कंपेयर कर सकते हो कैसे क्या हुआ है। देखो आज के डेट में तो इजराइल के पास बहुत सी टेक्नोलॉजी है, तो इजराइल को तो आराम से इसको रोक लेना चाहिए, लेकिन इजराइल नहीं रोक पाया था, और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि यौम किपुर वॉर में जो हुआ, वो जो शुरुआत हुई थी, उसी की वजह से इस वाले वॉर को भी कंपेयर किया जा रहा है। खैर आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इजिप्ट और जॉर्डन, इन दोनों के बीच में यहां पर कौन सी वाटर बॉडी है, इन चारों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, कल से ही हमारे 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, और जो टाइमिंग होगी वो शाम की होगी 6 बजे, हर रोज लाइव क्लासेस होगा। डोंट मिस दिस चांस, क्योंकि अगर आप अगले साल यूपीएससी देने वाले हो तो सही मौका है कि अब आप ले सकते हैं, ऑलमोस्ट आखिरी मौका आप कह सकते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी करके ये एग्जाम को क्रैक कर सकें। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।